शुभ्रस्ता, क्यों आप ये कहती हैं कि कन्हैया लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन जितने भी हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो ब्रेकिंग इंडिया ब्रिगेड हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं? क्यों ऐसा कहती हैं आप? देखिए, मैं इन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानती, लेकिन ये जिस विचारधारा में विश्वास रखते हैं और जिस रिमोट कंट्रोल कहीं पे है, वो जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का परिचायक है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये कहां से है? ये कहां से है? बेगूसराय से है। वहां का आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है? जेएनयू के विद्यार्थी हैं, टैक्स पेयर पे पल रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, बाकी एबीवीपी के मेंबर्स भी पल रहे हैं, सब पल रहे हैं वहां पर। लेकिन ये बताइए कि वनवासी कल्याण आश्रम जब जाकर के वहां पर दलित बस्ती में काम करती है, तो उन सारे स्वयंसेवकों के साथ क्यों अन्याय होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं कल, और इसी बीच सुब्राष्ट्रा और कन्हैया कुमार के बीच में बेगूसराय जिले में लाल सलाम वालों का, और ये लाल सलाम वाले क्यों नहीं जेएनयू से कहते हैं कि हम वहां की दलित महिलाओं को, हम वहां के दलित युवकों को, ये तो भूमिहार कास्ट से शायद बिलोंग करते हैं, कन्हैया जी अपर कास्ट से हैं, लेकिन इनके घर में इनके दलित भाइयों के साथ जब अन्याय होता है तो उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आज जेएनयू के वो तमाम लाल क्रांति विद्यार्थी ब्यौरा दें कि इन्होंने जनधन योजना के तहत कितनी महिलाओं को जोड़ा। इनके लाल गैंग के एसएफआई, आईसा और एआईएसएफ और इनके तमाम सीपीआई, सीपीआईएम, सारे लेफ्ट पार्टी के कवायद करने वाले लोग, कितने महिलाओं को इन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर देकर उस धुएं से आजादी दिलवाई। और नहीं दिलवाई है ना आजादी, तो ये जो लफाजी है इनकी आउटर रिंग रोड के 1 किलोमीटर से आगे की आवाज नहीं है। बात तो सही है। एक बार में तो बौछार कर दिया आपने, ये तो कारपेट बॉम्बिंग हो गई। कन्हैया कुमार, जवाब दीजिए, ये कौन सी आजादी मांग रहे हैं जब अपने घर में आजादी नहीं दिलवा पा रहे? मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी बेहतर समाज का एक सपना देखता हूँ। दिक्कत कहाँ आती है? जब आप जाते हैं रोड पर और ट्रैफिक जाम होता है, तो आपको नहीं लगता है कि ट्रैफिक जाम से हमको मुक्ति मिलनी चाहिए? आजाद होना, आजाद ख्याल रखना, ये अपने आप में कोई खराब बात नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आती है कि ये आजादी मुहैया कराने की जिम्मेवारी जिनके कंधे पे है, जिनको आपने 283 सीट दिया है, जिनके 56 इंच के सीने पे आप इंप्रेस हो गए थे, जिनको देख करके आपको लगा कि जितनी बातें कही गई हैं सब बात लागू किया जाएगा। चल झूठा। चलिए मान लेते हैं इनकी बात को तवज्जो देने के लिए कि राजनीतिक समस्या मोदी जी के कारण बेरोजगारी बढ़ी हुई है। 1 मिनट के लिए मानते हैं। अगर ये मानते हैं तो पिछले 60 साल से जो पार्टी शासन में थी, चाहे वो कांग्रेस हो या लेफ्ट के साथ या लेफ्ट रहित या कांग्रेस थी, वो भी तो राजनीतिक समस्या का हिस्सा हो सकती है बेरोजगारी का। उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते कन्हैया कुमार? क्यों? क्योंकि क्या पीछे से इन लोगों का साठगांठ हो गया है? मैं बताती हूँ हो गया है। क्यों? क्योंकि आज से 19 साल पहले जब चंदू की हत्या हुई थी बिहार में, राजद का एमपी हत्या करता है इन्हीं के सिरमौर लीडर का, उसी हत्यारे के नेता को जाकर कन्हैया कुमार पैर छू करके प्रणाम करते हैं, लालू यादव को। अब आए ना लाइन पे वो हत्यारा सुनिए, बिहार के बेटी की आवाज है और इसमें बहुत बिहारी बैठे हुए हैं। मैं लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को, उस पूरे खानदान के किसी भी व्यक्ति को नेता नहीं मान सकती, क्योंकि उस खानदान ने चुन चुन कर कास्ट विशेष की महिलाओं का बलात्कार किया है, केवल रिवेंज की राजनीति से। और ये सवालों की फहरिस्त वाली राजनीति बहुत हो गई, ये रिवेंज की राजनीति बहुत हो गई। आप बताइए कि जो युवा लीडर है वो देश को कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन देगा या टुकड़े टुकड़े का डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन देगा? व्हाट इज योर रोल मॉडल? आप कैसे बताएं? आप हमको दीजिए ना रोड मैप। हम रुकिए ये तो छोड़ नहीं रही थे, वो कंटिन्यू बोलने लग गई। रोड मैप क्या है? इनसे पूछिए। इसका तो आवाज नहीं निकल रहा है। केसेस हो रहे हैं उसको खत्म करने का रोड मैप क्या है? कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये समस्या आज की है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार आज शुरू हो गया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबी आज हो गई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई आज हो गई, लेकिन आपने खत्म करने का वादा करके वोट लिया, तो जो वोट दिया वो आपसे सवाल भी ना करे। लोग उनको क्यों सुन रहे हैं? क्यों वोट कर रहे हैं उनको हर जगह? बिल्कुल, लोग वोट कर रहे हैं और आपको नहीं सुन रहे हैं। जो रोड मैप की बात हो रही थी ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोग आपकी बातों पर यकीन ही ना करें, वोटर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वोटर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अगर वो एक विचारधारा को, एक आइडियोलॉजी को बार बार रिजेक्ट कर रहा है, हर जगह से रिजेक्ट करते जा रहा है, तो उससे क्या संदेश मिलेगा? कौन सी विचारधारा बार बार रिजेक्ट हो गई है? गजब बात कर रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण ध्यान से सुनते नहीं है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 70 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया है, तो कांग्रेस को 70 साल जनता ने एक्सेप्ट किया ना।
इस देश की जनता ने बीजेपी को अपना वोट दिया है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जनता ने पूरे तरीके से इन लोगों को नकार दिया है, ऐसा नहीं है। तो सबको एकजुट होना पड़ रहा है। आज बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई, कांग्रेस क्या, लेफ्ट क्या, समाजवादी पार्टी क्या, बीएसपी क्या, कब सबको एक होना पड़ रहा है। अच्छा बात नहीं। इसके लिए विपक्ष की एकता जरूरी होती है। विपक्ष की एकता होना इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई गलत बात कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ। बीजेपी भी जब विपक्ष में बैठती है तो क्या बीजेपी विपक्ष के लोगों को एकजुट नहीं करती है? जहाँ जहाँ आपकी विचारधारा वाली पार्टियों ने राज किया, वहाँ वहाँ ये मॉडल लागू किया गया। नहीं, देखिए वहाँ गरीबी बेरोजगारी खत्म हो गई। सुनिए मेरी एक बात सुन लीजिए। कन्हैया जी हो सकता है जन्मजात लेफ्टी हो, लेकिन हम जन्मजात रूप से मेरा कोई आइडियोलॉजी नहीं रहा है। अभी भी हम सीख रहे हैं, अभी भी हमको नहीं पता कि मेरे देश के लिए सबसे सर्वोपरि विचारधारा क्या है, लेकिन हमको इतना पता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही हमारे देश को आगे ले जा सकता है। तो मैं अपनी पॉलिटिक्स बहुत ही स्पष्ट रूप से रखती हूँ। हाँ, वो तो कह रहे हैं यही राष्ट्रवाद देश को तोड़ रहा है, यही राष्ट्रवाद आपका जो है कहने के लिए तमाम लोग राष्ट्रवाद देश को बांट रहा है। अब वो फर्जी है कि नॉन फर्जी है ये तो जनता डिसाइड करेगी। नहीं, चार तथाकथित लोग तथाकथित इंटेलेक्चुअल जेएनयू में बैठ के थोड़ी डिसाइड कर लेंगे। देश की जनता डिसाइड करेगी कि ये डिसाइड करेंगे कि आप पूछते हैं मोदी जी से और तकलीफ आपको हो जाती है। कहा नहीं होगी, नेता है ना, हमारे नेता है, आपके भी नेता। आप भी कहे कि मेरे प्रधानमंत्री है, कहा नहीं तकलीफ होगा। 4 साल से जो व्यक्ति 70 दशकों के कूड़े को साफ कर रहा है, उस पे आप लोग अटैक पे अटैक करेंगे तो कहा नहीं दुख होगा। झूठों का वोट थोड़ी दिए थे हम लोगों का। टैक्स पेयर का पैसा इतना लगता है हर बार इलेक्शन में, आप लोगों के खाली फालतू सवाल सुनने के लिए थोड़ी होता है। कंस्ट्रक्टिव सवाल पूछिए ना जी, हम तो कह रहे हैं पूछिए। कहाँ है मोदी? ये मोदी जी से आपको कुछ खास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियरल साइंस में कहा जाता है ना कि बड़े लीडर को टारगेट कीजिएगा तो बड़ा जल्दी बनिएगा, वही पॉलिटिक्स और कुछ नहीं। अच्छा एक सेकंड सुन लीजिए। पिछली बार जब भाषण दिए थे ना और बहन की गाली निकाले थे, तभी सोचते ये चीज ये जो है तो ना, आ नहीं रहे थे। और अगर आप उस बात का अगर आप अपॉलॉजी नहीं दीजिएगा ना कन्हैया जी, दोबारा स्टेज नहीं शेयर करेंगे आपके साथ, घोषित रूप से कह रहे हैं। मुझे आपके फालतू के भाषणबाजी का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माफी मांगिए, एक भी सवाल महिलाओं के अपमान का माफी मांगिए। मैं नहीं सुनूंगी मानक जी आपकी बात। अपमान आज तक माफी नहीं नहीं है मांगेंगे, महिला का। मैं नहीं बात आगे बढ़ने दूंगी। महिला का आज तक अपमान हम किए ही नहीं। हमको आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना देशभक्त होने का, यही से ना आप महिला जुर्माना का सम्मान भरे थे, यही से जुर्माना भरे थे, जिसका पूरा का पूरा ब्यौरा आपके यूनिवर्सिटी में उपलब्ध। आप अपने आप को वाकई अभी एक नेता मानने लगे? नहीं, ऐसा नहीं। अभी भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस देश का एक आम नागरिक हूँ। चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है आपकी? चर्चा तो बहुत कुछ होती है, चर्चा ही दिख रहे हैं क्या कर रही हैं। अभी भी अपने आप को नेता नहीं मानते आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब लोग तो मानते हैं। नहीं, कोई नहीं मानते हैं। मत मानिएगा भाई साहब, हम नेता नहीं है। चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे? अच्छा, असल सवाल पे अब आए हैं। देखिए, चुनाव लड़ना एक पूरी प्रक्रिया के तहत होता है। मैं अभी उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए हमेशा जो है इसको अस्वीकार कर देता हूँ। चुनाव लड़ने के लिए या तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी का टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे। आप सब ईमानदारी से बताइए, सब नौजवान लोग हैं, पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, चुनाव लड़ना इस देश में इतना आसान है? जब हम प्रेसिडेंट बने थे ना, तो मोदी जी के यहाँ से डिनर का भी ऑफर था। इसका क्या मतलब है? ये सब नहीं करते हैं हम। हाँ, झूठ बोल रहा है। डिनर का ऑफर दिया था आपको? डिनर पे बुलाया था? अरे ये छोड़ दीजिए इसको। अरे बताइए ना। मैं आज कह रही हूँ अरे बताइए। फोन रिकॉर्डिंग या दस्तावेज ये नहीं देंगे। ये थूक के चाटने वाली राजनीति इसी को कहते हैं। बाप रे बाप, थूक के चाटने वाला। या थूको और भागो, स्पिट एंड स्कूट पत्रकारिता और स्पिट एंड स्कूट पॉलिटिक्स, यही दोनों का एक साथ काट है, टुकड़े गैंग का। बोलिए और बोलिए, भाषण दीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह सुब्रास्टा तो आज तो पूरा कन्हैया कुमार को ब्लास्ट कर दिए। कैसे लगा आप सब लोग का ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।